दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन जो भू राजस्व प्रशासन था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत 3 व्यवस्थाएँ थी, ठीक है। पहली कि अस्थायी बंदोबस्त क्या है, ठीक है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, ठीक है। फिर महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ठीक है। भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत ये 3 व्यवस्थाएँ थी, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। तो इसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। इससे आपके जो एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पर जो है बता दिए हैं आपको, ठीक है। सवाल आ सकता है कि 19वीं शताब्दी के भू राजस्व प्रशासन का विवरण दें। ब्रिटिश सरकार के अधीन भू राजस्व प्रशासन की समीक्षा करें, ठीक है। इस तरह का सवाल आ सकता है। फिर सवाल आ सकता है एक दूसरा कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है और इसके गुण और अवगुणों का विवरण दें। तो ये 2 तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि 19वीं शताब्दी में जो भू राजस्व प्रशासन था वो 3 तरह का था, ठीक है। एक अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त को 3 नामों से जाना जाता है: अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी और जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरे नंबर पर आता है महालवाड़ी व्यवस्था। सबके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। चलिए, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन शुरू में लिखा जाता है, तो आपके लिखने के काम आएगा। देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत ने 3 प्रकार के भू राजस्व प्रणाली को अपनाए, ठीक है? तीनों प्रणालियाँ जो थी अलग-अलग समय और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनाई गई। मतलब तीनों प्रणाली एक साथ किसी जगह पर नहीं अपनाया गया, बल्कि अलग-अलग समय में, अलग-अलग क्षेत्र में अपनाया गया। जैसे पहले आया अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त किसी और जगह पे अपनाया गया, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ अपनाया गया। फिर उसके बाद आया रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के अन्य हिस्से में अपनाया गया। उसके बाद आया जो है महालवाड़ी व्यवस्था, तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है अलग जगह पर अपनाया गया, ठीक है? अलग समय में। तो इस तरह से तीनों व्यवस्थाएँ जो है अलग-अलग समय पर अलग-अलग क्षेत्रों में अपनाई गई थी। लेकिन तीनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था और वो था भू राजस्व प्राप्त करना, ठीक है? तीनों का मेन जो है लक्ष्य यही था, तीनों व्यवस्थाओं का ब्रिटिश सरकार ने ये लागू किए थे, ठीक है? तो ये जो है तीनों का एक ही लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग कर प्राप्त कर सकें, ठीक है? तो यानी कि भू राजस्व प्राप्त कर सकें, ठीक है? भू राजस्व कर दोनों सेम है, तो भू राजस्व कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें, यही तीनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषि की विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल अधिकतम लगान प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य रखा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, ठीक है? इंट्रोडक्शन में उतना आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त को लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है? कब? तो 1793 में। और ये कहाँ-कहाँ पर लागू था? तो देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू किया गया था, ठीक है? पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? तो 1793 में आया था, ठीक है? और कहाँ-कहाँ पर लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है? देखिए, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, और बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी नियम बनाए, ठीक है। इसके अंतर्गत उसने कई व्यवस्थाएं की,
क्या क्या व्यवस्था किया गया अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत? तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत पहली व्यवस्था की गई कि जमींदार को ही भू स्वामी मान लिया गया। मतलब कि अंग्रेजों ने सोचा कि जमींदार को रखते हैं और वो किसानों से कर लेकर के हमें देगा, ठीक है। तो जमींदारों को ही अंग्रेजों ने क्या किया कि अब मतलब भूमि का मालिक मान लिया, ठीक है, जमीन का मालिक मान लिया। फिर दूसरा व्यवस्था किया गया कि जमीन पर उसका वंशानुगत स्वामित्व माना गया। मतलब कि जमींदार का बेटा उसी जमीन का मालिक हो जाएगा, फिर उसका बेटा उस जमीन का मालिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वंशानुगत कर दिया गया, ठीक है, जमींदारों का। और फिर सरकार का लगान निश्चित हो गया और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। जमींदार को लगान का 10/11वां हिस्सा, ठीक है, याद रखिएगा, 10/11वां हिस्सा, मतलब कि 11 भाग में से 10 भाग जो है कंपनी को देना होता था, ठीक है। मतलब कि जमींदार जो है वो 10/11 भाग कंपनी को देगा। किस कंपनी को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और 1/11 भाग खुद रखेगा, ठीक है। अब लगान जो है वो निश्चित तिथि को जमा करना होता था। मतलब डेट एक दिया जाता था, ठीक है, कि उस डेट तक जो है आपको लगान जमा कर देना है। कंपनी देती थी जमींदारों को, ठीक है, डेट की, जमींदारों को मतलब आदेश देती थी कि तुम जो है इतने समय तक, मान लीजिए कि 25 दिसंबर है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए कि 25 दिसंबर तक जो है कंपनी ने जमींदारों को कहा कि सब लोग 25 दिसंबर तक अपना अपना जो है लगान जमा कर दो, और नहीं जमा करोगे तो तुम्हारी जो है जमींदारी वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास जितना भी ज़मीन है वो सब सरकार ले लेगी और वो किसी और को जमींदार बना देगी, ठीक है। तो इसी कारण, निश्चित तिथि होने के कारण ही इसको कहा गया सूर्यास्त कानून, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें एक निश्चित तिथि दी जाती थी कि इतने तिथि तक आपको जो है लगान जमा कर देना है। नहीं जमा करता था तो उस जमींदार की जमींदारी को रद्द कर दिया जाता था, ठीक है। चलिए, अब इसके अस्थाई बंदोबस्त को लाने के पीछे कारण क्या थे भाई? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लाने के पीछे लॉर्ड कॉर्नवालिस के कई सोच थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दो सहयोगियों ने दो विचार दिए, ठीक है। इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस के दो सहयोगी थे, एक थे चार्ल्स ग्रांट और एक था अम, ठीक है, दूसरा सहयोगी सर जॉन शोर था, ठीक है। पहला सहयोगी था चार्ल्स ग्रांट और दूसरा सहयोगी था सर जॉन शोर। तो दोनों ने एक सलाह दिया, ठीक है, एक नहीं, मतलब दोनों ने अपना अलग अलग सलाह दिया। चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि हमें व्यवस्था ला रहे हैं हम, तो उसको हमें 10 वर्षों के लिए लाना चाहिए, ठीक है, और 10 वर्ष बाद फिर अपना लगान हम बढ़ा देंगे, ठीक है। जबकि सर जॉन शोर ने कहा कि हमें इसको अस्थाई कर देना चाहिए, मतलब परमानेंट कर देना चाहिए, ठीक है, कि मतलब 10/11 भाग जो हम ले रहे हैं जमींदार से उसको परमानेंट रहने देना चाहिए अभी, ठीक है। तो जो है परमानेंट रहने देना चाहिए, ठीक है, ये सर जॉन शोर का मानना था। लेकिन विलियम, जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने शुरू में यानी 1790 में, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया कि 10 वर्षीय नियम लागू कर दिया, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट की बात मान करके 1790 में 10 वर्षीय नियम लागू किया, ठीक है, यानी पहल ठीक है, 10 वर्षीय लागू किया। और उस 10 वर्षीय से पहले भी, मतलब 1790 से पहले जो है 1 वर्षीय और 5 वर्षीय ठेका चलता था, मतलब जमींदारों के साथ में, कि आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। 1790 में 10 वर्षीय कानून लागू किया कॉर्नवालिस ने, लेकिन आगे चल करके 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त कर दिया, ठीक है, मतलब कि वही कानून को परमानेंट कर दिया। चार्ल्स ग्रांट ने कहा था 10 साल के लिए करो, तो 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 साल के लिए किया, ठीक है, 10 साल के लिए वो नियम लागू किया। लेकिन 3 साल के बाद यानी 1793 में जो है सर जॉन शोर की बात मान करके उसको परमानेंट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, यानी अस्थाई बंदोबस्त। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए,
यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1790 में कॉर्नवालिस ने जमींदारों से 10 वर्षीय व्यवस्था की, जो कि 1793 में अस्थायी कर दी गई। इसके पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे भाई? तो पहले लगान वसूलने के लिए 5 वर्षीय ठेका और 1 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। ठीक है, मतलब अस्थायी बंदोबस्त आने से पहले 5 वर्षीय और 1 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इससे लोगों में काफ़ी असंतोष था। साथ ही सरकार की आय भी निश्चित नहीं थी। ठीक है, मतलब कि कभी उत्पादन होता था तो लगान ज़्यादा मिलता था, कभी कम मिलता था। तो इसके चलते सरकार ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया, देखिए ब्रिटिश शासन जो है 1858 के बाद, एक चीज़ याद रखिएगा डेट, 1858 के बाद जो ब्रिटिश की महारानी थी, ठीक है, एलिजाबेथ, उसने अपने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अब वहाँ से मतलब भारत से जो है एकाधिकार भारत का ख़त्म कर दिया था और भारत सरकार का जितना भी प्रशासन था सब अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, तो 1858 के बाद से डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था भारत पर। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट तो आया 1793 में। ठीक है, तो उससे पहले जो है यहाँ पर शब्द आ रहा है सरकार, तो मतलब समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो सरकार के लिए लगान वसूलना कठिन कार्य था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लगान वसूलना जो है कठिन कार्य था। सरकार इससे मुक्त होना चाहती थी। कॉर्नवालिस को उम्मीद थी कि भूमि का मालिक जो है होने से जमींदार भूमि में सुधार करेंगे और इससे कृषि में विकास होगा। लेकिन लेकिन जो है अस्थायी बंदोबस्त के पीछे एक राजनीतिक कारण भी था और कॉर्नवालिस भारत में एक अस्थायी वर्ग को राजभक्त भी बनाना चाहता था, इसलिए लाया अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के गुण क्या थे, मतलब अस्थायी बंदोबस्त से क्या फायदा हुआ? ठीक है, क्या फायदा हुआ सरकार को और क्या नुकसान हुआ? देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के गुण और अवगुण दोनों थे। इसके प्रमुख गुण इस प्रकार थे। देखिए, पहला गुण था इसका, सबसे पहले कंपनी की आय निश्चित हो गई और इससे कंपनी को योजना बनाने में काफ़ी सहमति हुई। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त आने से पहले कंपनी का इनकम निश्चित नहीं था। मैंने आपको बताया था कि 1 वर्षीय और 5 वर्षीय ठेका चल रहा था, तो आय निश्चित नहीं था कंपनी का, तो इससे कंपनी कोई योजना भी नहीं बना सकती थी कि इतना खर्च करना है इस क्षेत्र में, इतना खर्च करना है इस क्षेत्र में, क्योंकि कभी पैसा आता था तो कभी नहीं आता था। ठीक है, तो इसलिए अस्थायी बंदोबस्त लाया। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था कि 10/11 भाग सरकार को मिलना ही था। ठीक है, चाहे ज़्यादा उत्पादन हो चाहे कम उत्पादन हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगला गुण है कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी राजस्व विभाग से मुक्त हो गए और उनको अब दूसरे विभाग में लगा दिया गया। जो पहले कर्मचारी जो होते थे कंपनी के, वो वसूलते थे, ठीक है, कर, और अब तो जमींदारों को सौंप दिया गया ये काम। तो जमींदार काम कर रहे थे कर वसूलने का, तो उससे जो पहले जो कर वसूलने वाले कर्मचारी लोग थे वो अब मुक्त हो गए। ठीक है, वो अब फ्री हो गए और उनको दूसरे काम में कंपनी लगा दिया। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ कंपनी का। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार के रूप में एक राजभक्त भी मिल गया। ठीक है, जमींदार, कौन जमींदार चाहेगा कि हमारा जमींदारी जो है हटा दिया जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो सभी जमींदार कंपनी के प्रति एक भक्ति का काम भी करते थे, जो कंपनी कहता था वो करते थे। ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता भी की है। जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता भी की है। ठीक है, 1857 के बारे में मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है। ठीक है, अगला गुण है कि अस्थायी बंदोबस्त के सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को हुआ, क्योंकि कंपनी को एक निश्चित भुगतान के बाद सारी आय जमींदारों की होती थी। ठीक है, ये तो तय कर दिया गया था कि 10/11 भाग सरकार को देना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी बचता था सब जमींदार अपने पास रखता था। ठीक है, शुरुआती दौर में किसानों को भी कुछ फायदे हुए,
किसानों को यह विश्वास हो गया कि नियमित लगान देने से उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी। जमींदारों ने भी शुरू में कृषि सुधारों के कुछ प्रयास भी किए। ठीक है, तो कृषि में कुछ सुधार हुआ लेकिन पूरी तरह सुधार नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा जो तीनों सिस्टम है, इससे किसानों का नुकसान ही हुआ है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले अवगुण देखिए। ठीक है, इस अस्थायी बंदोबस्त को लाने से क्या नुकसान हुआ। ठीक है, देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के कई अवगुण भी थे। दरअसल जमींदार सबसे फायदे में रहे और सबसे खराब स्थिति किसानों की रही। ठीक है, इसके कई अवगुण थे। क्या क्या अवगुण थे, देखिए। पहला अवगुण था कि कंपनी की आय स्थिर रही, जबकि जमींदारों ने कई ज्यादा गुना कर वसूल लिए। कंपनी की इनकम तो वही नियमित ही रहती थी। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, कि भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा था उस समय। जमींदार क्या करते थे, सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 टन जो है उत्पादन हुआ अनाज का। ठीक है, तो जमींदार रिपोर्ट देते थे कि यहाँ पर जो है 800 टन का हुआ। ठीक है, 800 टन का हुआ और इसका जो है 10/11 भाग कंपनी को दे देता था और बाकी जो 1/11 भाग बचता था वो रखता था। बाकी जो 200 टन बचा वो भी खुद जमींदार ही रखता था। ठीक है, तो इस तरह से जमींदार बहुत फायदा में रहा, लेकिन कंपनी को निश्चित ही मिल रहा था। ठीक है, तो ये एक इसके अवगुण था जो कि कंपनी को नुकसान हो रहा था। ठीक है, फिर दूसरा अवगुण है कि कृषि में कृषि दासता आई। जितना भी किसान उत्पादित करता था उसके पास केवल नाम मात्र का ही उपज रहता था। सारा उपज तो जमींदार ले लेता था, खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत बचता था किसानों के पास। ठीक है, इसके कारण दूरस्थ जमींदारी व्यवस्था आई। इसके अंतर्गत जमींदार जमीन छोड़कर शहर चले गए और ये जमीन अपने सहायकों को दे दिए और उनकी रुचि कृषि विकास में नहीं थी और वो केवल अधिकतम लगान वसूलना चाहते थे। देखिए, जमींदार तो अब राजा हो गए भाई। ठीक है, अब जमींदार लोग चले गए शहर में छोड़ छाड़ के। ठीक है, यहाँ पे सब गांव में शहर में पूरी तरह से सेटल हो गए और वो अपना आदमी आदमी रख लिए कर वसूलने के लिए। ठीक है, जमींदार अपना आदमी रख लिए। देखिए, कंपनी जमींदारों को रखा है कर वसूलने के लिए और जमींदार रख लिया एक अपना आदमी कर वसूलने के लिए गांव में। ठीक है, और खुद वो शहर में आराम से है। तो इस तरह से जमींदारों को बहुत फायदा हुआ था। चलिए, ये चीजें हो गई, उसके गुण अवगुण तो देख लिए हम लोग। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। देखिए, यह व्यवस्था मुख्य रूप से बम्बई और मद्रास में की गई थी। ठीक है, मुख्य रूप से, बाकी और छोटे मोटे क्षेत्रों को भी लिया गया था। इसे टॉमस मुनरो रीड ने 1820 में लागू किया था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की कमियों को देखते हुए कंपनी ने यह तय किया कि अब किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होंगे। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त लागू तो कर लिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन लेकिन उसके बाद, ठीक है, 93 में लागू हुआ था, तो ये 20 में यानी कि 27 साल के बाद, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि अब जमींदार बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। ठीक है, और कंपनी का इनकम निश्चित हो रहा है। ठीक है, जितना पहले होता था उतना ही अभी हो रहा है। तो इसको देखते हुए कि कंपनी ने सोचा कि अब जमींदारों को बीच से हटा देना चाहिए। ठीक है, अब कंपनी जो है डायरेक्ट किसानों से कर वसूलेगी। ठीक है, यानी किसानों को ही जमीन का मालिक बना दिया जाएगा और वही डायरेक्ट कंपनी को कर देगा। ठीक है, कर मतलब टैक्स। ठीक है, कर मतलब करना मत समझिएगा, कर मतलब टैक्स होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी जीएसटी देते हैं ना, वही वाला टैक्स। तो अब देखिए, कंपनी ने यह तय किया कि अब किसानों के साथ में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होंगे। दूसरा कारण यह था कि पूर्वी भारत की विपरीत में, मतलब पूर्वी भारत में तो ठीक ठाक से अस्थायी बंदोबस्त चल रहा था, लेकिन पश्चिमी और दक्षिण भारत में जमींदारों का अभाव था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जमींदारों के साथ रहने वाली व्यवस्था की गई। समझे, मतलब पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में
और जमींदारों का अभाव था, जमींदार वहाँ पे बहुत कम थे, ठीक है। तो जिसके कारण जमींदारों से वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई, मतलब जमींदारों को ही वहाँ रहने दिया गया कि ठीक है तुम लोग ही कर देना, कम थे जमींदार, ठीक है, इसके वजह से। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान किया गया। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। देखिए पहला प्रावधान था कि किसानों को भूमि का मालिक माना गया और उनके साथ समझौता किया गया, ठीक है, किसानों के साथ ही समझौता किया गया कि आपको जो है कितना टैक्स देना है। तो देखिए आधा टैक्स देना है। यहाँ पर कंपनी ने उपज का आधा भाग राजस्व निर्धारित किया। यह राशि 20 से 30 वर्ष के लिए निर्धारित थी और इसके बाद फिर से लगान में वृद्धि हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई, वो 30 साल के लिए आधा भाग जो है रखा गया टैक्स, और उसके बाद कहा गया कि 30 साल के बाद यानी कि 20-30 साल के बाद फिर से जो है इसको बढ़ाया जाएगा। अगला है कि इस व्यवस्था में बंजर भूमि किसान के पास नहीं छोड़ी गई, उसे जो है यानी कि बंजर भूमि को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। अगला प्रावधान किया गया कि किसानों को यह अधिकार दिया गया कि यदि वो लगान नहीं चुका पाता है तो वो दूसरों को खेती करने के लिए जमीन दे सकता है या इसको गिरवी भी रख सकता है या फिर बेच भी सकता है। तो ये व्यवस्था तो किसानों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो गया। अगर किसान टैक्स नहीं दे पा रहा है, उसका अनाज उत्पादन नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो उसको ज़मीन गिरवी रखना पड़ेगा साहूकार के पास, ठीक है, या फिर जो है बेचना भी पड़ सकता है। देखिए अब रैयतवाड़ी व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम यही हुआ कि इसके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं थे, ठीक है, मतलब कि इसमें देखा गया कि सरकार और सरकार के कर्मचारी जो है वो जमींदार की भूमिका में आ गए। मैंने आपको बताया था ना कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जमींदार की संख्या में कमी थी, ठीक है, तो वहाँ पर कंपनी के कर्मचारी जो है खुद जमींदार बनने लगे, ठीक है, अपने अंदर जमीन रखने लगे और जो है खुद जमींदार बनने लगे। तो इसके कारण जो है परिणाम जो है मतलब कंपनी को भी नुकसान हो रहा था, ठीक है। इसकी प्रमुख कमियां कुछ इस प्रकार थी। क्या कमियां थी देखिए। पहली कमी थी कि लगान की राशि ज़्यादा थी और किसानों को साहूकारों से लोन लेना होता था। ऐसी स्थिति में उसकी ज़मीन बिक गई या फिर गिरवी रख दी गई। किसान क्या करता था कि अगर उसका अनाज नहीं होता था, टैक्स देना था उसको, तो टैक्स नहीं देता था तो उसको जो है साहूकार के पास की ज़मीन गिरवी रखना पड़ता था, ठीक है, ताकि वो पैसा को टैक्स दे सके। तो इसके चलते जो है किसानों की ज़मीन बिक गई और क्या, या उसको गिरवी रख दिया वो। दूसरा परिणाम हुआ कि राजस्व निर्धारण के समय में भ्रष्टाचार बहुत कम था। सरकारी कर्मचारियों ने पैसे लेकर के गलत भी रिकॉर्ड रखे, ठीक है, मतलब उस समय भ्रष्टाचार कम था लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने जो है पैसे लेकर गलत रिकॉर्ड रखे, मतलब कि भ्रष्टाचार था, ठीक है। अगला परिणाम हुआ किसानों को हमेशा भय था कि कभी भी लगान बढ़ सकता है। कंपनी ने ये तो बताया था कि 20-30 साल के बाद जो है आपका टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये कोई निश्चित टाइम नहीं था, कंपनी कभी भी टैक्स बढ़ा सकती थी, ठीक है। अगला परिणाम हुआ कि अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों को भारत के दक्षिण और पश्चिम भौगोलिक स्थितियों की जानकारी नहीं थी, अतः यह व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये भी व्यवस्था अंग्रेजों का फेल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, ठीक है, उसके बाद आया है महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए मालवाड़ी व्यवस्था को है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हॉल्ट मैकेंजी ने जो है 1822 में ये व्यवस्था लाया था, ठीक है, पेश किया था, और यह व्यवस्था उत्तरी भारत में लागू की गई थी, ठीक है। इसके अलावा यह मध्य भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित थी। उत्तरी भारत में मार्टिन बर्ल की मुख्य भूमिका थी, इसका मतलब
इसको लागू करवाने में, प्रचार-प्रसार करवाने में, ठीक है? और अच्छे तरीके से इसको संचालित करवाने में। दरअसल यह अस्थायी बंदोबस्त का एक संशोधित रूप था, ठीक है? इसके अंतर्गत संपूर्ण महाल या जागीर प्रमुख के साथ समझौता होता था। मतलब जो संपूर्ण महाल था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए देखें। मान लीजिए कि एक गाँव है, ठीक है? एक गाँव है और उस गाँव में बहुत सारे लोगों की ज़मीन है, ठीक है? अलग-अलग ज़मीन है। इस तरह से अलग-अलग ज़मीन है सबका, तो उनको कहा जाता था एक-एक करके, मतलब सभी किसानों से जो है ये समझौता नहीं होता था। वहाँ पर सबके साथ, मतलब सब जितने भी किसान हैं वहाँ पे, उनको एक साथ जो है बताया जाता था कि आपको इतना कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से जो है उसी को महाल कहा जाता था या फिर जागीर कहा जाता था, ठीक है? जागीर प्रमुख जितने भी किसान थे पूरे गांव में, वो लोग एक किसी को महाल या जागीर बनाते थे और वही किसानों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में समझौता करता था, ठीक है? कि हम लोग सब मिल करके जो है इतना टैक्स आपको देंगे, ठीक है? या कंपनी बताती थी कि आपको इतना टैक्स देना है, ठीक है? तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त में तो जमींदारों के साथ में समझौता किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसानों के साथ, मतलब कि एक-एक किसानों के साथ समझौता किया गया। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया कि पूरे महाल के साथ, ठीक है? मतलब कि पूरे जो है एक टोला मोहल्ला कह सकते हैं, ठीक है? या फिर पूरा गाँव कह सकते हैं। तो पूरे गाँव के साथ में एक साथ, ठीक है? एक साथ समझौता किया गया, ठीक है? इसके लिए महाल चुने जाते थे। चलिए, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? देखिए, महाल प्रमुख या जागीर प्रमुख के साथ समझौता किया जाता था। लगान की राशि निर्धारित की जाती और हर 30 वर्ष के बाद इसको बढ़ा दिया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था में 30 वर्ष के साथ इसको बढ़ा दिया जाता था, ठीक है? चलिए, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में भी वही समस्या आ गई जो अस्थाई बंदोबस्त में थी। इसमें किसानों की स्थिति सबसे खराब हो गई, ठीक है? महाल प्रमुख और कंपनी खूब लाभान्वित हुए, ठीक है? महाल प्रमुख भी धोखा कर दिया और कंपनी को टैक्स कम दिया, लेकिन महाल जो बना था, ठीक है, वो बहुत फ़ायदे में रहा और कंपनी भी बहुत फ़ायदे में रही। बाकी किसानों की स्थिति तो वही खराब रही, ठीक है? तो निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं कि उपरोक्त तीनों भू राजस्व व्यवस्था भारत के लिए नुकसानदेह हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। तीनों प्रणालियों का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि जमीन को अब संपत्ति माना जाने लगा और इसको आसानी से खरीदा बेचा और बंधक रखा जा सकता था, ठीक है? तो यही हुआ था तीनों प्रणालियों का परिणाम, ठीक है? निष्कर्ष कि किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तीनों प्रणालियों में और जो भी महाल बने थे या जमींदार बने थे, ठीक है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फ़ायदा हुआ, ठीक है? बाकी सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ। तो इस तरह से थी तीनों व्यवस्थाएं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।